नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बेशुमार उपलब्धियों के साथ याद आए राजीव, आईटी क्रांति का हर कोई कायल। 2 सितंबर से हड़ताल पर रहेंगे लैब टेक्नीशियन, 21 और 22 अगस्त को लेंगे सामूहिक अवकाश। फिर गुस्से में है गुरुजन, शिक्षक संगठनों के निशाने पर है राज्य सरकार। भाकपा की चुनावी पेंच, मनरेगा कर्मियों को 200 दिन रोजगार और 300 रुपए मजदूरी की मांग। अब समाचार विस्तार से। शांत और संयत चेहरा, पहली बार देखते ही आकर्षित करती उनकी निगाहें। देश को विकास के पथ पर आगे देखने की अभिलाषा। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की। राजीव को राजनीति से कोई लगाव भले न हो, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने जिस विकसित भारत का सपना देखा वह आज साकार होता नजर आ रहा है। राजीव की जयंती पर स्काई चैनल ने उनकी उपलब्धियों को टटोलने की कोशिश की। पेश है खास रिपोर्ट। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज श्रद्धापूर्वक मनाई गई। डीसीसी कार्यालय में कांग्रेस जनों ने अपने महबूब नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके सपने को साकार करने का संकल्प लिया। डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी की अध्यक्षता में हुई श्रद्धांजलि सभा में पंचायती राज मंत्री चौधरी विनोद कुमार और राजस्थान युवा बोर्ड के चेयरमैन पवन गोदारा ने भी शिरकत की। सबने मुक्त कंठ से राजीव के उपलब्धियों की सराहना की। आखिर क्या है राजीव गांधी की उपलब्धियां? बड़ा सवाल है यह। आज संचार क्रांति के नाम पर भारत दूसरे देशों के सामने इतरा रहा है। दुनिया में अगर सर्वाधिक मोबाइल यूजर्स किसी देश में है तो वह भारत है। कंप्यूटर के क्षेत्र में देश के इंजीनियरों ने दुनिया में परचम लहराया है। दरअसल जिस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने उस वक्त यह सब सोचना भी मुश्किल था, लेकिन राजीव गांधी दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि अगर समय रहते सूचना क्रांति के युग में कदम नहीं रखा तो आने वाले समय में विकास की तेज दौड़ में पिछड़ना संभव है। इसलिए उन्होंने विदेश से कुशल सलाहकारों को बुलाया और भारत में संचार क्रांति की नींव रखी। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी कहते हैं कि राजीव गांधी ने जब इस तरह की बातें की तो विपक्ष के कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन आज स्थिति हमारे सामने है। राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने 21वीं सदी का सपना देखा था और कंप्यूटर और ये आईटी जो क्रांति आज देश के अंदर है वो राजीव जी की देन है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर भारत का एक अपना स्थान है और आईटी सेक्टर में हमारे भारत के जो इंजीनियर हैं उनकी एक अलग छवि है। ये सब राजीव जी की वजह से है। राजीव गांधी की सोच दूरदर्शी थी, आज यकीनन उनकी जरूरत है। कांग्रेस के नेता भी मानते हैं कि देश की मौजूदा परिस्थिति से निपटने में राजीव पूरी तरह दक्ष थे। बतौर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश को दुनिया से अलग पहचान दिलाई। कांग्रेस नेता सुरेंद्र दादरी का मानना है कि राहुल गांधी भी अपने पिता की तरह देश की समस्याओं से बेचैन रहते थे। वे उनके सपने को पूरी तरह साकार करेंगे। उस भारत का आज वर्ल्ड के अंदर और उस भारत की स्थिति अलग ही होती जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमें बड़ा दुख है राजीव जी हमारे बीच में से आकस्मिक रूप से चले गए। फिर भी राजीव जी का जो परिवार है वो आज कांग्रेस पार्टी को एकजुट किए हुए है। राजीव गांधी युवा थे। उन्हें पता था कि युवाओं को आगे लाकर ही देश की दशा बदली जा सकती है। इसलिए उन्होंने युवाओं को सही दिशा देने की पहल की। लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका। राजीव गांधी के प्रयासों का परिणाम है कि 18 साल की उम्र में युवाओं को मतदान करने का अधिकार मिला, वरना 21 साल की आयु में ही वोट डालने का अधिकार था। राजीव के इस फैसले का युवाओं ने स्वागत किया। तो 18 साल के मतदाताओं को, युवा मतदाताओं को वोट का अधिकार राजीव जी ने दिया। उस समय मैं खुद यूथ कांग्रेस में था और युवक कांग्रेस के अंदर एक अलग तरह का रुझान, एक युवक कांग्रेस को जो अलग तरह का महत्व राजीव जी ने दिया और युवक कांग्रेस में काम करके हमें उस टाइम ऐसे लगता था जैसे कोई, मतलब उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप युवक कांग्रेस का उस टाइम क्या महत्व था राजीव जी के टाइम।
महिलाओं को अधिकारों से संपन्न बनाना राजीव गांधी का सपना था। वे राजनीति में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने के पक्षधर थे। लिहाजा राजीव गांधी ने सबसे पहले महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण देने की वकालत की। इसके बाद स्थिति सामने है। आज पंचायती राज में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में किस तरह बढ़ोतरी हुई है। पंचायती राज और स्थानीय निकायों में महिलाओं को जो आरक्षण है वो भी राजीव जी ने दिया। तो राजीव जी की जो सोच महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, पढ़े लिखे लोगों के प्रति जो सोच थी, जो उनकी दूरदृष्टि थी, उसके बारे में आज सोचते हैं तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि राजीव जी का भारत के लोगों के प्रति, भारत कितने संवेदनशील व्यक्ति थे वो। राजीव गांधी राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार से खिन्न रहते थे, इसलिए बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने दिल की बात कहने से गुरेज नहीं किया। उन्होंने भरी सभा में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और निर्माण कार्यों पर जनता को नजर रखने का आग्रह किया। दुर्भाग्य की बात है कि जिस व्यक्ति ने खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने का साहस किया, राजनीति की भ्रष्ट व्यवस्था ने उस पाक चेहरे पर भी दाग फेंकने की कोशिश की। बोफोर्स दलाली में उंगली उठने के बाद राजीव खिन्न हो उठे। दरअसल वे राजनीति में व्याप्त घाघ नेताओं को समझने में गलती कर बैठे। अंतिम क्षण तक इस आरोप ने उन्हें बेचैन रखा। हालांकि उन्हें यकीन था कि एक दिन वे बाइज्जत बरी होंगे और वही हुआ भी, लेकिन तब तक राजीव इस जगत से विदा ले चुके थे। कुछ दल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भ्रष्टाचार का हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन खुद के लोगों पे जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तब उनके पैमाने अलग हो जाते हैं। राजीव जी ने उस टाइम प्रधानमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार की बात की थी। तो मैं समझता हूं अगर राजीव जी आज प्रधानमंत्री होते या राजीव जी हमारे बीच में से आकस्मिक रूप में अचानक नहीं जाते, तो जिन जिन क्षेत्रों के अंदर राजीव जी ने सुधार की कल्पना की थी, उन क्षेत्रों में अनएक्सपेक्टेड सुधार देखने को मिलते। कानूनविद और एनएम लॉ कॉलेज के उप प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र माथुर कहते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में नेतृत्व संकट साफ देखा जा रहा था। ऐन वक्त पर जब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला हुआ तो प्रबुद्ध वर्ग ने अधिक ध्यान नहीं दिया। इसका कारण यह था कि राजीव राजनीति को नापसंद करते थे, लेकिन जब उन्होंने कार्यकुशलता का परिचय दिया तो एक के बाद एक फैसले किए और देश दंग रह गया। बतौर प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि आज देश विकास की पटरी पर तेज गति से दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो वैक्यूम आया था, उसको लेकर के राष्ट्र चिंतित था। तभी एक नए नेता का उदय हुआ और वो थे हमारे माननीय राजीव गांधी जी। निर्वाचन से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक लोगों के मन में संशय था कि क्या ये युवा नेता राष्ट्र को एक विकास की गति दे पाएगा, लेकिन यदि उनके कार्यकाल का अवलोकन करें तो हम ये पाते हैं कि राष्ट्र उन्नति के चरण में जो सबसे ज़्यादा तेज स्पीड से विकास किया वो उन्हीं की देन थी। इलेक्ट्रॉनिक युग के अंदर सैम पोत्रादो को उन्होंने जो अधिकार दे करके भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का जो प्रवेश करवाया, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की देनी थी। उसी दौरान राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, उसी दौरान लिट्टे समस्या का समाधान जैसे बहुत इम्पोर्टेंट और कठोर निर्णय उन्होंने अपने कार्यकाल में लिए। थम्बी मेजोरिटी से जीतने के बाद भी विरोधी पक्षकार जो थे, उनके नेता उनके प्रभावित होते थे और उनके कार्यकाल के अंदर किए गए कार्यों की सराहना करते हैं। आज जो कुछ विकास विज्ञान के लेकर के हुआ है, ये सब उन्हीं की देन है। यदि उस चरण के अंदर हम इस इलेक्ट्रिक युग में प्रवेश नहीं करते तो आज भारत विकास की दौड़ में। लैब टेक्नीशियनों ने आखिरकार सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। मांगों पर गौर नहीं होने से क्षुब्ध अखिल राजस्थान राज्य लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के सचिव प्रदीप शाक्य के मुताबिक सरकार की हठधर्मिता को देखते हुए 22 अगस्त को प्रदेश भर में टेक्नीशियन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। वेतन की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर राजस्थान राज्य लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन अब आर पार की लड़ाई के मूड में है।
लंबे संघर्षों के बावजूद जब कुछ नहीं हो रहा तो टेक्नीशियनों के गुस्से को समझा जा सकता है। एसोसिएशन के जिला सचिव प्रदीप शाक्य के मुताबिक 21 और 22 अगस्त को प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। 21 अगस्त को राजकीय जिला अस्पताल परिसर से वाहन रैली निकाली जाएगी। रैली विभिन्न सड़कों से होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचेगी। वहां पर कर्मचारी नेता कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। 22 अगस्त को लैब टेक्नीशियन ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। अगर सरकार ने फिर भी मांगे नहीं मानी तो आखिर में प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। राजस्थान के गुरुजन एक बार फिर गुस्से में हैं। निशाने पर है राज्य सरकार। अलग अलग शिक्षक संगठनों ने सरकार पर निशाना साधा और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय और प्रगतिशील इकाइयों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील एवं राष्ट्रीय से जुड़े शिक्षकों ने छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एडीएम बीएल मेहड़ा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षक संघ के सदस्यों ने प्रयोगशाला सहायक को शिक्षक के समान वेतन देने, राज्य लोक सेवा से शिक्षकों की भर्ती करने, आरटीआई के तहत विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति करने, केंद्र के समान वेतन आदि की मांग की। शिक्षकों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। यदि जल्द ही सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो 5 सितंबर को शिक्षक जयपुर में प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर राजेश मटोरिया, रामकुमार, बालकिशन, हरदेव मलिक, राकेश अग्रवाल, पतराम सिहाग, जगदीश स्वामी आदि मौजूद थे। इस मौके पर राजस्थान शिक्षक संघ के जिला मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पहले यह वादा किया था कि शिक्षकों को केंद्र के समान वेतन दिया जाएगा, लेकिन 5.25 साल हो गए लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पहले ये वायदा किया था कि केंद्र के समान राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन भत्ते दिए जाएंगे, लेकिन सत्ता में आने के आज 5.25 साल गुजर जाने के बावजूद भी राज्य सरकार ने इस दिशा में एक छोटा सा कदम उठाया था और ऐसा र्यूमर बनाया गया कि पूरे राजस्थान में सेंटर के बराबर शिक्षकों को खास तौर पर वेतनमान लागू कर दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और एक ग्रेड पे केंद्र से हमें सभी शिक्षकों को कम रखा गया है। और हमारी एक सूत्री मांग यही है कि निश्चित रूप से हूबहू छठे वेतन आयोग की सिफारिशें राजस्थान में भी राज्य सरकार लागू करे ताकि शिक्षक का आत्मसम्मान बना रहे। राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार शिक्षकों को समय पर वेतन बढ़ोतरी, पदोन्नति व विद्यालय में दिए जाने वाले पोषाहार से शिक्षकों को मुक्त करें। शिक्षकों को केवल पढ़ाने का काम दिया जाए। राज्य सरकार लगातार विभिन्न प्रकार के अपने भ्रामक आदेश फैलाकर जारी करके शिक्षकों में असंतोष पैदा कर रही है। शिक्षकों के वेतन के लिए लाले पड़े हुए हैं। एसएसए और पंचायत राज के शिक्षकों को कई दिनों तक, महीनों तक वेतन नहीं मिलता और यहाँ तक कि यात्रा भत्ता और चिकित्सा भत्ता जैसे क्षेत्र में सरकार बिल्कुल भी बजट जारी नहीं कर रही है। शिक्षक संगठन राष्ट्रीय की ओर से हम ये मांग करते हैं कि इसके लिए 0 बजट जारी किया जाए और शिक्षकों को जिससे अविलंब इन सब चीज़ों का भुगतान हो सके। इसके साथ साथ राज्य सरकार एक तरफ तो घोषणा करती है कि हम लोगों को मुफ्त दवा और मुफ्त चिकित्सा जांच उपलब्ध करा रहे हैं, जबकि कर्मचारियों से प्रति माह 200 से लेकर 600 रुपए तक का उनकी तनख्वाह में से काट करके और आरपीएम में काटा जा रहा है। तो राज्य सरकार अपनी कथनी और करनी के अंतर को दूर करे, यह देखे कि हम कर्मचारियों से ये पैसा क्यों काट रहे हैं और दूसरी ओर जनता को लुभावने नारे दे रहे हैं। हम शिक्षक संगठन की ओर से गैर शैक्षिक कार्यों में जो शिक्षकों को लगाया जा रहा है और उससे विद्यालयों के वातावरण जो खराब हो रहा है उसके लिए इन सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। सरकार शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त करे, पोषाहार, निर्माण कार्य ये सिर्फ सारे एजेंसियों को दी जाए, न कि शिक्षकों को। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रतिनिधियों ने भी कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर राज्य सरकार पर जमकर गुस्सा निकाला। प्रदेश कोषाध्यक्ष बेगराज खोत के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ठेका प्रथा बंद करो और आवाज दो, हम एक हैं जैसे नारे लगाए। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हनुमान प्रसाद शर्मा, भूपेंद्र कौशिक,
रामबाबू त्रिपाठी और रामलुभाया तिन्ना आदि ने भी विचार व्यक्त किए। प्रदेश कोषाध्यक्ष बेगराज खोत ने 11 सूत्री मांग पत्र को अमल में लाने की वकालत की। उनका कहना था कि सरकार ने केंद्र के समान वेतनमान देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा करने में आनाकानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का गुस्सा सरकार पर भारी पड़ेगा, इसलिए गहलोत सरकार समय रहते होश में आ जाए तो उसकी सेहत के लिए ठीक है, वरना उसे चुनावों में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजस्थान की वर्तमान सरकार ने विगत विधानसभा इलेक्शन से पहले ये कहा था कि राज्य कर्मचारियों को हम केंद्र के समान हूबहू वेतनमान देंगे, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने क्या किया कि उससे भी थोड़ा सा ज्यादा दे करके राज्य कर्मचारी आज किसी भी चाहे वर्ग का है वो ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। हमने पूरे राजस्थान में राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ समन्वय समिति के बैनर के नीचे काम किया। हमने 4-5 बार राजस्थान सरकार के क्या कि प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि बजट भाषण में मैं केंद्र के समान सभी जो राजस्थान के कैडर है उनको मैं वेतनमान देने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन हम ये मांग करते हैं कि कम से कम राजस्थान के हर कोने में काम करने वाले शिक्षकों को आप ग्रामीण भत्ता दीजिए। राजस्थान के किसी भी संवर्ग में आप बैकडोर एंट्री के द्वारा जो प्रतिभाओं का हनन हो रहा है उसमें आप नियुक्तियां बंद कीजिए। राजस्थान के सरकारी उपक्रमों में आप जो है वो ठेका प्रथा बंद कीजिए। राजस्थान के नवनियुक्त जो 1 अप्रैल 2004 के बाद किसी भी वर्ग के जो नवनियुक्त राज्य कर्मी है उसको आप अंशदायी पेंशन योजना से हटा करके एक आप क्या है कि अच्छा वेतनमान दीजिए। आप 2 वर्ष तक एक राज्य कर्मी की, राज्य की प्रतिभा की, राष्ट्र की प्रतिभा की फिक्स वेतन के नाम पर जो आप शोषण करते हैं आप उसको बंद कीजिए। आप अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुरूप प्रत्येक विद्यालय में भौतिक संसाधन उपलब्ध करवा करके और पूरा स्टाफ दीजिए। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर शाखा के प्रतिनिधियों ने भी आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही है। जिला शाखा के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण बारूपाल ने कहा कि जिस तरह डीपीसी में आरक्षित वर्ग के शिक्षकों के साथ मजाक किया गया है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आने वाले दिनों में सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने की बात भी कही। और राज्य सरकार द्वारा जो भेदभाव की हमने बात की कि तृतीय श्रेणी के ट्रांसफर न करके जो राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ भेदभाव किया है, सौतेली नीति जो बरती है, उसके खिलाफ हम निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं और राज्य सरकार से इसको लेकर के लड़ाई लड़ेंगे। डीपीसी को लेकर के जो धांधली चूरू जोन ने की है, बिना पात्रता सूची जारी किए हुए, बिना वरिष्ठता सूचियों को जारी किए हुए डीपीसी कर दी गई, जहां आरक्षित वर्ग के लोगों को सामान्य का दिखा दिया और सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षित वर्ग का दिखा करके, जिससे कि आरक्षित वर्ग के लोगों का दोहरा नुकसान हुआ है, उसकी भी हम जांच की मांग करेंगे और दोबारा से डीपीसी करने के लिए हम आंदोलन करेंगे। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर,
first year. I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning, and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सनसुई, टेलीविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। पंडितों ने सावन के पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कुंजा नहर में गुरुवार को श्रावणी कर्म किया। ऐसी मान्यता है कि इससे अज्ञात पापों से मुक्ति मिलती है। खुंजा नहर में जनेऊधारी ब्राह्मणों ने श्रावणी कर्म किया। पंडित रतनलाल शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कर्म करवाया। उन्होंने कहा कि सावन की पूर्णिमा के दिन उपक्रम होता है। श्रावणी कर्म ब्राह्मणों के लिए सर्वोपरि है। इस दिन पहले ब्राह्मण गुरु के पास वेदाध्ययन करते हैं। कर्म करने वालों में पंडित कुंज बिहारी महर्षि, प्रेम शंकर शर्मा, पंडित जसवीर शर्मा आदि प्रमुख थे। चुनाव तिथि की उल्टी गिनती शुरू होते ही राजनीतिक दलों ने लोगों को लुभाने की कवायद शुरू कर दी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी वोट हासिल करने के लिए लोक लुभावन बातें शुरू कर दी है। पार्टी ने मनरेगा कर्मियों पर दाव खेलने की रणनीति बनाई है। किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान सिंह धारीवाल ने कहा कि मनरेगा कर्मियों को 200 दिन रोजगार और 300 रुपए मजदूरी देने की जरूरत है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मनरेगा के मजदूरों को आकर्षित करने के लिए उन्हें 200 दिन रोजगार देने की वकालत की है। साथ ही कहा है कि मजदूरों को 300 रुपए मजदूरी दी जाए ताकि उनका भरण पोषण सही तरीके से हो सके। जिला काउंसिल की बैठक में शिरकत करने पहुंचे भाकपा से संबद्ध किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान सिंह धारीवाल ने कहा कि मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि एक्ट है। इसमें 8 घंटे काम करने का भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। धारीवाल ने कहा कि एक साल में 100 दिन रोजगार का कोई मतलब नहीं है, कम से कम 200 दिन काम करने का हक तो बनता ही है। ऐसे में इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं। धारीवाल ने काम के बदले 300 रुपए मजदूरी देने की भी वकालत की। उन्होंने इन मांगों को लेकर 5 सितंबर को कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन की चेतावनी दी। 5 सितंबर को
हमने जिला कलेक्टर के प्रदर्शन करने का फैसला लिया है, जिनमें महिला और जेंट्स हजारों की तादाद में हिस्सा लेंगे। उसमें महत्वपूर्ण जो हमारी मांग है वो 4-5 हमारी मांग है। उसमें सबसे पहले नरेगा की जो मांग है, नरेगा के अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। नरेगा का 200 दिन काम मिले और 300 रुपए रोजाना मजदूरी मिले और 8 घंटे काम के पैसे मिले। ये सरकार ने ठेकेदारी जो व्यवस्था चला रखी है, क्या 70 मण मिट्टी के हम 119 रुपए देंगे, ये ठेकेदार का ठेका नहीं, ये रोजगार गारंटी कानून है। इस कानून के जरिए 8 घंटे काम के 300 रुपए हमारी मांग है। भाकपा नेता ने कहा कि राशन वितरण में भेदभाव अब सहन नहीं होगा। सरकार ने बीपीएल और एपीएल में भेद पैदा कर गरीबों के साथ मजाक करना शुरू कर दिया है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। धारीवाल ने कहा कि प्रत्येक राशन कार्ड धारक को निर्धारित मात्रा में अनाज और खाद्य पदार्थ मुहैया करवाने का जरूरत है। हमारी ये मांग है कि एपीएल और बीपीएल का भेदभाव मिटा करके 35 किलो अनाज, गेहूं और चावल 2 रुपए किलो से प्रत्येक परिवार को दिया जाए। कोई बीपीएल एपीएल का सवाल नहीं है। और 10 रुपए किलो चीनी दी जाए। 15 जो चीजें और है, रोजमर्रा का जो सामान है, खाने का तेल है, उसमें दालें हैं, उसके अंदर चाय है, चीनी है, ये जो 15 चीजें हैं रोजमर्रा की, वो रियायती दर पर मुहैया कराई जाए। भाकपा नेताओं का कहना है कि फसली बीमा योजना के नाम पर किसानों के साथ मजाक हो रहा है। तहसील को इकाई मानना किसानों के लिए हितकर नहीं। बीमा प्रीमियम भरने के बावजूद पीड़ित किसानों को फसल बर्बाद होने पर क्लेम नहीं मिलता, क्योंकि सरकार ने तहसील इकाई को मानने की बाध्यता तय कर रखी है, जो उचित नहीं। भाकपा नेता ने ग्राम इकाई को मान्यता देने की वकालत की। तहसील को न मानकर इकाई खेत को माना जाए। जैसे व्यापारियों कारखाने का बीमा होता है, इस किस्म का कानून नहीं कि सारे कारखानों में आग लगे जब हम क्लेम दे। उस किसान के एक खेत में अगर गड़े पड़ते हैं, फसल उसकी जल जाती है, नष्ट हो जाती है, तो इकाई उस किसान के खेत को माने। भाई बहन के प्यार का प्रतीक राखी का त्योहार जिले भर में उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। कई जगहों पर सुबह ही राखी के पर्व को मनाया गया, तो कहीं पर रात को बहनों ने अपने भाई को राखी बांधी। राखी के त्योहार पर रोडवेज की बसों में महिलाओं ने भी निःशुल्क यात्रा की। रक्षाबंधन के पावन पर्व को जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राखी का पावन पर्व भाई बहन के बीच मन, वचन, कर्म की पवित्रता का बोध करवाता है। कई जगहों पर बहनों ने अपने भाइयों को सुबह ही राखी बांध दी थी और कई जगहों पर कल इस त्योहार को मनाया जाएगा। असीम प्रेम और अनुराग का परिचायक यह त्योहार भारत की संस्कृति का वह पुष्प है जिसकी खुशबू सारे जहां को महकाती है। राखी के पावन पर्व पर राज्य सरकार ने भी महिलाओं को राखी का विशेष तोहफा दिया। राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं ने निःशुल्क यात्रा की, लेकिन बस स्टैंड में रोडवेज की बसें बहुत कम नजर आई। महिलाओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा था। बस स्टैंड में रोडवेज की बसें न के बराबर थी। दूसरी तरफ जब बस अड्डा इंचार्ज शिव कुमार शर्मा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इन सारी बातों को नकारते हुए कहा कि बसें तो आ रही हैं और त्योहार के मौके पर विशेष तौर से अलग से 5 बसों का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन त्योहार के कारण सवारी ज्यादा होने के कारण बसें जल्द ही जा रही हैं, इसलिए बस स्टैंड में बसें दिखाई नहीं दे रही। रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए सवारियां ज्यादा हैं, क्योंकि राजस्थान रोडवेज में आज जो भी महिला यात्री है उनको जहां कहीं भी जाए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जहां भी जाएगी वो फ्री की हुई है, इसलिए भीड़ है। हर रूट पर हर 10 मिनट पे गाड़ी लगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी 5 गाड़ियां अलग से दी गई हैं। फिर भी गाड़ियां आते ही बस स्टैंड के अंदर गाड़ी भर जाती है। हर गाड़ी में 95 और 100 के करीब सवारियां जा रही है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि गत दिनों हुई मूसलाधार बारिश में करीब 100 से 150 तक मकान गिर गए। इससे काफी संख्या में लोग बर्बाद हुए। उन्होंने एडीएम मेहड़ा को ज्ञापन देकर मुआवजे की मांग की है। गत दिनों हुई मूसलाधार बारिश ने हनुमानगढ़ में खूब तबाही मचाई है। कांग्रेस कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के प्रतिनिधियों की माने तो कच्ची बस्तियों में करीब 150 मकान गिर गए। इससे गरीबों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। प्रदेश संयोजक सौरभ राठौर के नेतृत्व में पार्षद अशोक यादव और निरंजन नायक ने एडीएम मेहड़ा को ज्ञापन सौंपा और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। ज्ञापन के मुताबिक निचली बस्तियों में बारिश का कहर लोगों को बर्बाद करने वाला रहा है। उनके न सिर्फ घरेलू सामान नष्ट हो गए बल्कि आशियाना भी खत्म हो गया। अब उनके सामने सिर छुपाने के लिए छत की समस्या पैदा हो गई है। सौरभ राठौर ने नुकसान का सर्वे करवाकर पीड़ितों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। तो भयंकर बारिश हुई है हनुमानगढ़ के अंदर, उससे जो सरेशिया वार्ड नंबर 42, 44, 45, 41 अंदर जो नुकसान हुआ है, लगभग 100 के करीब मकान पूरी तरह से गिर गए हैं और गरीब लोग बिल्कुल एकदम सड़क पर बैठे हैं। गलियों के अंदर 3-3 फुट पानी खड़ा है। पूर्व में भी मैं, मेरे साथी पार्षद निरंजन नायक, पार्षद अशोक यादव और अन्य हमारे स्लम सेल के पदाधिकारियों ने वहाँ आज से 3-4 दिन पहले जब बारिश शुरू हुई थी उस समय भी वहाँ काफ़ी बचाव कार्य किया था व्यक्तिगत लेवल पर, जिसमें नगर परिषद के कमिश्नर श्रवण बिश्नोई जी का हमारे को सहयोग रहा था और जिला प्रशासन ने अब तक वहाँ आकर के किसी की भी कुशल सेव नहीं पूछी है। कहीं भी आकर के जिला प्रशासन ने किसी भी अधिकारी ने ऑफिसरों ने आकर के ये नहीं देखा है कि भी यहाँ इतना नुकसान हुआ है, जबकि अखबार में लगातार खबरें छप रही हैं। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और मीडिया बार बार इस चीज़ को दिखा रहा है कि भी जो ये नुकसान हुआ है, अतिवृष्टि हुई है, तो इसकी किसी तरह से इन गरीब लोगों को तत्काल सहायता पहुँचाई जाए। पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मकासा ने चुनाव प्रचार का बिगुल बजा दिया है। उन्होंने गांव में जनसंपर्क करना शुरू कर दिया। इसके तहत वे रोनावाली, धोलीपाल और संपत नगर आदि गाँव में पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मकासा ने गांव का दौरा शुरू किया। वे मंगलवार को धौलीपाल, 8 DLP और संपत नगर पहुंचे। गांव में राजेंद्र मकासा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पूर्व जिला प्रमुख ने कहा कि जिला प्रमुख रहते हुए ग्रामीण विकास में गति लाने का प्रयास किया, लेकिन वह प्रयास अधूरा है। 5 साल में सब कुछ करना संभव नहीं होता। सरकार स्तर पर समस्याओं का समाधान विधानसभा पहुंचने पर ही होगा। इसके लिए सबका आशीर्वाद चाहिए। राजेंद्र मकासा ने कहा कि क्षेत्र में नहरी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो रहा। लगातार 20 सालों से क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। भाखड़ा बेल्ट में खालों का पक्का निर्माण नहीं होना सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। भाखड़ा नहरों में पंजाब द्वारा गंदा पानी डाले जाने का खतरनाक बताते हुए उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राजेंद्र मकासा ने अपने पिता और पूर्व सांसद शोपत सिंह मकासर को याद करते हुए कहा कि कामरेड शोपत सिंह ने क्षेत्र के लोगों के लिए जिस तरह संघर्ष किया, वे भी उसी रास्ते में चलना चाहते हैं। वो शोपत सिंह ही थे जिन्होंने भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन करने के लिए सरकार को मजबूर किया था। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।